नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन न्यूज पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लोकसभा में आज 12 बजे शुरू होगी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। पक्ष और विपक्ष के बड़े चेहरे होंगे बहस में शामिल। कल अमित शाह देंगे चर्चा का जवाब। कोलकाता में विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान। बंगाल में हिंसा रहित चुनाव कराने के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट में भी आज एसआईआर विवाद पर अहम सुनवाई। आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपी 16 मार्च तक दाखिल करें जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से ईरान संघर्ष जल्द खत्म करने के संकेत। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। एशियन मार्केट के साथ भारतीय बाजार में भी लौटी तेजी। और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से आज पश्चिम एशिया के लिए 60 उड़ानों का संचालन। 32 उड़ानें यूएई के लिए। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। लोकसभा में आज स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और दोपहर 12 बजे इस पर चर्चा शुरू होगी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने आज के लिए भी अपने सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने से जुड़ा व्हिप जारी किया है। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा सत्ता पक्ष की ओर से रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, भर्तृहरि मेहताब सहित कई सदस्य चर्चा में हिस्सा लेंगे, जबकि अमित शाह कल बुधवार को चर्चा का जवाब देंगे। चर्चा 2 दिन तक चलेगी। और वहीं विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई, केसी वेणुगोपाल, मणिकम टैगोर, सुप्रिया सुले, कनिमोझी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ चर्चा के दौरान अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे। तो विपक्ष की तरफ से ये तमाम जो वक्ता हैं वो आज अपनी बात रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चर्चा शुरू होगी। 12 बजे के बाद ये चर्चा शुरू होनी है और विपक्ष के वक्ता के तौर पर अगर हम देखें तो मणिकम टैगोर इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर विपक्ष की ओर से स्पीकर पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। अब विपक्ष का क्या कुछ कहना है। दरअसल विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर यह आरोप है कि स्पीकर ने सदन की कार्रवाई के दौरान निष्पक्षता नहीं बरती। अब विपक्ष ने नेता और अन्य विपक्षी सांसदों को कई बार बोलने का मौका नहीं दिया गया। महिला सांसदों के खिलाफ अनावश्यक टिप्पणियां की गई और जनहित के मुद्दे उठाने पर विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ सांसदों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, लेकिन स्पीकर ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। विपक्ष का यह भी कहना है कि इन सभी घटनाओं में से यह स्पष्ट होता है कि स्पीकर ने निष्पक्ष होकर सदन में सभी पक्षों का भरोसा बनाए रखने वाली भूमिका नहीं निभाई, लिहाजा उन्हें उनके पद से हटाया जाए। अब ऐसे में देखना यह होगा कि विपक्ष के इस रुख पर सदन में आगे की कार्रवाई क्या दिशा लेती है। और इन सबके बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष उन्होंने नहीं देखा, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं राहुल गांधी। आइए सुनाते हैं आपको। ये क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा एलओपी तो कोई देखा नहीं, कोई विजन नहीं, केवल अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करना। आप एलओपी हैं, आप देते हैं सदन को इन्फॉर्मेशन कि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, वोटिंग चाहते हैं, जो भी आपका, आप क्यों भाग जाते हैं? इसलिए ये अर्बन नक्सल की भूमिका में है। अब मैं सही कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के लिए वही हैं जो मुगलिया संतलित का अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह था। नकली गांधी फैमिली का ये अंतिम युवराज अबोध युवराज है।
और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। कुमार आलोक, करीब 12 बजे सदन में जो पूरा अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर चर्चा शुरू की जाएगी। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही अपने वक्ताओं के कौन कौन वक्ता अपनी बात रखता हुआ नजर आएगा, उसकी सूची भी जारी कर दी गई है। कुमार आलोक जी, आपने सही कहा। कल भी ये ये बिजनेस लिस्ट में था कि अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा होगी कल, लेकिन कल आपने जैसा देखा कि विपक्ष ने जिस तरीके से हंगामा किया लोकसभा में, खासकर लोकसभा में उन्होंने हंगामा किया और हंगामे की वजह से कल पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया लोकसभा। और राज्यसभा में भी विपक्ष ने वॉकआउट किया इसको लेकर के। हालांकि सरकार से ये मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा कि जैसा कि आपने अपने एंकर में बताया कि तमाम तरह के जो आरोप लगाए गए थे स्पीकर पर कि विपक्ष को तरजीह नहीं देते हैं, महिला सांसदों के खिलाफ जो टिप्पणियां थी वो गलत थी, तमाम तरह के जो आरोप लगे थे, तो उसको लेकर के ये लोग एक मोशन लाना चाहते थे और उन्होंने जाकर के संपर्क किया लोकसभा सचिवालय में और सत्ता पक्ष इसके लिए तैयार हो गया। ये विपक्ष की मांग थी, ना कि सत्ता पक्ष ने अपनी ओर से इनिशिएटिव लिया था। लेकिन जब चर्चा की बात आई, जब चर्चा की बात सामने आई तो इन्होंने एक नया मुद्दा खोज लिया। अब मिडिल ईस्ट को लेकर के कल जब सवेरे राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम जो विपक्षी दल के नेता थे, 10 बजे कल उनकी बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभी तत्काल जो है इस मुद्दे को भूल करके हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो अभी मिडिल ईस्ट का मुद्दा है और जो तमाम जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं और जो एनर्जी सिक्योरिटी की बात है, ये सबसे अहम मुद्दा है और उसको लेकर के इन लोगों ने उस पर त्वरित चर्चा की मांग की। हालांकि कल आपने देखा होगा कि राज्यसभा में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने अपना पूरा रखा था सरकार का जो स्पष्टीकरण था, सरकार क्या कर रही है मिडिल ईस्ट में, किस तरीके से वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है, किस तरीके से जो संकट विश्वव्यापी जो संकट हुआ है युद्ध के चलते, तो एनर्जी सिक्योरिटी को हम लेकर हम कितना गंभीर है, ये तमाम तरह की बातें उन्होंने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी विस्तार से रखा। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा और आज हम देख रहे हैं कि जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज 12:15 बजे इस पर चर्चा होगी स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि हमने अभी जो भी सांसद जा रहे थे संसद में प्रवेश कर रहे थे, चाहे वो विपक्षी दल के हों चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, उनसे जब इस विषय पर पूछा जा रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या अपडेट है, तो उन्होंने बोलने से मना किया है कि जो कुछ भी हो, जैसे निशिकांत दुबे ने कहा कि जो कुछ भी होगा वो संसद में होगा। तो ऐसी आशा की जा रही है कि इस पर 12:15 बजे से चर्चा होगी और कहा जा रहा है कि आज 5 घंटे आज चर्चा होगी और 5 घंटे कल चर्चा होगी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह इस पर रिप्लाई करेंगे। तो अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि 12:15 बजे जब ये चर्चा होगी तो उस चर्चा में क्या कुछ निकल के आता है, क्या कुछ निकल कर आता है। आपने जैसा कि बताया कि विपक्ष की तरफ से कौन कौन से वक्ता बोलेंगे, सत्ता पक्ष की ओर से कौन कौन से वक्ता बोलेंगे, तो अब देखना हो 12:15 बजे का इंतजार सबको है कि इस मुद्दे पर चर्चा होगी। इसके साथ ही कुमार आलोक, अब से कुछ देर पहले ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से एक बयान भी सामने आया। उन्होंने वो सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद जो है राहुल गांधी, उन पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ऐसा नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कभी नहीं देखा है जिसका कोई विजन नहीं है और केवल अर्बन नक्सल की तरह वो व्यवहार करते हैं। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो आजकल वो लेफ्ट के संपर्क में ज़्यादा है और कांग्रेस के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, मैं अगर कांग्रेस बीट कवर करता हूँ तो कांग्रेस के लोगों से ये पूछते हैं जो बुजुर्ग उनके लीडर हैं या और भी जो उनके मध्यमार्गी लीडर हैं, कांग्रेस हमेशा से मध्यमार्ग पर वो चलती रही है, उनका जो पॉलिटिकल करियर है, उनका जो पॉलिटिकल लाइफ है। लेकिन दबे जवान में कहते हैं जो कांग्रेसी जो बड़े सीनियर नेता कहते हैं कि आजकल वो लेफ्ट के संपर्क में ज़्यादा है। तो गिरिराज सिंह अगर ये कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल की तरह राहुल गांधी व्यवहार कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर ही जो एक बुद्धिजीवी तबका है, जो एक वर्षों से मतलब कांग्रेस की सेवा करता रहा है, वो आज हाशिए पर है। तो जो एक डिक्टेटरशिप का रोल है वो उनकी पार्टी के अंदर भी है। तो गिरिराज सिंह ने जो कहा है वो काफ़ी सोच समझ के ही कहा होगा। और जो राहुल गांधी का जो रवैया रहा है, खासकर एलओपी को लेकर के जो उन्होंने रवैया अपनाया है, जिस तरीके की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, जिस तरीके से जो स्पीकर हैं, स्पीकर बहुत संवैधानिक पद होता है, सम्माननीय पद होता है, और जिस तरीके से टारगेट करते हैं तो बहस को बिल्कुल निरर्थक बना देते हैं। तो इसको लेकर के आज कल भी जो निर्णय हुआ है कि
स्पीकर के खिलाफ जो मोशन आ रहा है उस पर चर्चा ना होकर के चर्चा का जो धारा है या चर्चा की जो दिशा है उसको मोड़ दिया गया है मिडिल ईस्ट के संकट को लेकर के। तो ये भी कहा जा रहा है कि केरला में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है और कांग्रेस को लगता है कि हम वहां कुछ अच्छा करेंगे क्योंकि उन्होंने निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उनको लगता है कि हमारी सत्ता में वापसी हो जाएगी। तो उसको लेकर के भी वो केरला के विधानसभा चुनाव को लेकर के भी कांग्रेस चाह रही है कि इस मुद्दे को हम हाईलाइट करें, इस मुद्दे पर हम अविलंब चर्चा करें क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। और आपको पता होगा कि केरला की जो आबादी है उस आबादी का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट में रहता है। तो इस मुद्दे को एक संवेदनशील बनाने की कोशिश करने की जुगाड़ में है कांग्रेस पार्टी। हालांकि उनको विपक्षी दलों का साथ मिला है, लेकिन अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस की तो तृणमूल कांग्रेस ने जो स्पीकर के खिलाफ मोशन आ रहा था उसमें वो साथ नहीं थी, लेकिन पिछले शनिवार को तृणमूल कांग्रेस को इन लोगों ने मनाया। तो तृणमूल कांग्रेस भी आज इस बहस में हिस्सा लेगी। अगर ये बहस 12:15 बजे शुरू होनी है। अब सभी की निगाहें 12:15 बजे पे है कि जब लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस पर चर्चा होगी। लेकिन कुमार आलोक, अगर हम बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में नंबर गेम में तो कांग्रेस काफी पीछे है, उसके बावजूद भी ये अविश्वास प्रस्ताव आखिर किस आधार पर? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि अगर नंबर गेम की हम बात करें, अगर बहुमत की हम बात करें, तो अगर डिफरेंसेस अगर आप देखें, सारा विपक्ष भी अगर एक हो जाएगा और एनडीए से अगर हम तुलना करते हैं तो कम से कम 125 सीट या 140 सीटों की बढ़त है। तो ये सत्ता पक्ष भी जान रही है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई महत्व नहीं है और विपक्ष भी जानता है कि हमारी हार होगी जिस प्रस्ताव को हम लेकर के आए हैं। लेकिन विपक्ष जो बिखरा हुआ था, विपक्ष आप कहे कि तृणमूल कांग्रेस की अलग राय होती थी, डीएमके की अलग राय होती थी, अभी डीएमके और कांग्रेस में वहां तनातनी चल रही है तमिलनाडु में सीट शेयरिंग को लेकर के। तो कांग्रेस की कोशिश है कि इसी बहाने विपक्ष को एक छतरी के नीचे लाया जाए। बहाना अविश्वास प्रस्ताव नहीं है बल्कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए कांग्रेस की कोशिश है और उस कोशिश में कितना सफल होते हैं वो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, वाकई देखना होगा कि क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हम देख चुके हैं इंडी गठबंधन के जरिए, लेकिन इंडी गठबंधन एक साथ एकजुट हुआ भी और उसके बाद में बिखरता हुआ भी हम सभी ने देखा है। और अब एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही। नजर इस पर आप लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। एमडीएच मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते आगे, जहां वैश्विक बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड लगभग 8.5% गिरकर $92.50 प्रति बैरल पर आ गया है। तो वहीं अमेरिकी बाजार में भी तेल की कीमत लगभग 9% गिरकर $88.60 प्रति बैरल के आसपास हो गई। हालांकि कीमतें अभी भी संघर्ष की शुरुआत में मौजूद कीमतों से लगभग 30% अधिक हैं। ये गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान के साथ जंग बहुत जल्द समाप्त हो सकती है। तो वहीं आज सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। ये उछाल कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक बाजारों में सुधार की उम्मीद के कारण आई कि पश्चिम एशिया का संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। बीएसई सेंसेक्स आज शुरुआती कारोबार में करीब 800 अंक ऊपर खुला, लेकिन कुछ देर बाद इसमें गिरावट भी देखने को मिली। अभी ये करीब 583 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो वहीं एनएसई निफ्टी ने 252.75 अंक चढ़कर 24,280.80 पर कारोबार शुरू किया। अभी करीब 180 अंक की बढ़त के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा है। आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों के सूचकांक हरे निशान पर रहे।
डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ जंग खत्म होने के संकेत के बाद एशियाई बाजारों में भी तेजी देखने को मिली। अमेरिकी शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ, तो वहीं एशियाई शेयर बाजारों ने वॉल स्ट्रीट में रैली के बाद सकारात्मक रुख दिखाया। जापान के निक्केई 225 सूचकांक ने 3.2% की बढ़त दर्ज की और दक्षिण कोरिया के बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो शेयर बाजारों में ये जो रौनक है वो अब लौटती हुई नजर आ रही है और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जो भारत में शेयर बाजार है उस पर क्या कुछ अभी तक असर देखता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, दरअसल शेयर बाजार जो है वो काफी संवेदनशील होता है, क्योंकि शेयर बाजार केवल संस्थागत वित्त जो है उसी पर नहीं निर्भर करता, बल्कि शेयर बाजार की जो पूरी जो गति होती है वह आम जो खरीदार है उन पर भी निर्भर करता है। और आम खरीदार जो है वो कई बार दिन भर के लक्ष्य को लेकर चलते हैं और उस दिन भर के लक्ष्य के हिसाब से अगर लगता है कि कहीं उन्हें फायदा होने वाला है तो बस दिन भर के लक्ष्य के लिए वो अपना पैसा लगा देते हैं उसमें। तो यह जो गति है शेयर बाजार की, यह गति बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, रोचक होती है। और इसमें जो है हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटरों के पीछे हुए बैठे जो प्रोफेशनल्स हैं, वो शेयर बाजार के प्रोफेशनल्स हैं, और यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो लोग शेयर बाजार में खरीद बिक्री करते हैं, उन सारे लोगों का जो हित है वो भी जुड़ा होता है और उन सारे लोगों का एक कह सकते हैं कि रोमांच भी जुड़ा हुआ होता है और साथ साथ पैसा कमाने की एक जो इच्छा होती है वह भी जुड़ी होती है। तो इन सारी चीजों के चलते जो शेयर बाजार है वो बहुत ही कह सकते हैं कि ऊपर नीचे करना काफी आसान होता है। थोड़े से अगर संवेदनशीलता बढ़ी तो उसके बाद शेयर बाजार नीचे गिरता है, संवेदनशीलता घटी तो शेयर बाजार ऊपर उठ जाता है। तो इसी डायनेमिक्स को लेकर देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि हाँ जी अभी युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उसके हिसाब से लगा कि युद्ध से रिलेटेड जो शेयर है वो रिलेटेड शेयर में हो सकता है आगे आने वाले दिनों में तुरंत बढ़ोतरी हो, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो तब खरीदते हैं जब शेयर का दाम कम होता है और उन्हें आशा होती है कि शेयर का दाम अगले दिनों में बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो काम करता है ना शेयर बाजार की एक गति, इसके चलते जो है डोनाल्ड ट्रंप के बयान के चलते कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, लोगों में लगता है कि आशा बनी है और इसके चलते शेयर बाजार में जो है उछाल आया है। कृतिका, हाँ, इसके साथ ही अखिलेश, हमने ये भी देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को सीधे तौर पर चेतावनी दी गई हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के। देखिए, हार्मुज स्ट्रेट को लेकर के निश्चित तौर पे पूरी दुनिया में चिंता है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सिर्फ अकेली चिंता नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज से, जिससे कि दुनिया का एक बड़ी मात्रा में वहां से तेल की आवाजाही होती है, और उस तेल की आवाजाही को अगर कोई रोक देगा तो उसके चलते पूरी दुनिया में कह सकते हैं हाहाकार मच जाएगा। और ऐसे में लगातार जो भी देश ईरान से बात कर रहा है वो सारे लोग ये बोल रहे हैं कि उस जो रास्ता है उस रास्ते को आप मत बंद कीजिए, क्योंकि तब पूरी दुनिया का जो जजमत है आपके खिलाफ हो जाएगा। तो और उधर जो है डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो परेशानियां हैं वो इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर इस इजराइल और अमेरिका मिलकर जो ईरान पे हमला कर रहे हैं उसके चलते अगर तेल की आवाजाही बंद हुई तो उसका ठिकाना निश्चित तौर पर ट्रंप पे फूट रहा है। इसीलिए उन्होंने देखा कि आपने देखा कि राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने बात की और रशियन जो तेल था उस पर जो प्रतिबंध है उस प्रतिबंध को उन्होंने ढीला कर दिया, छूट दे दी। उसके अलावा अब ईरान को कह रहे हैं कि अगर उसको बंद किया तो और ज्यादा भीषण हमले करेंगे। लेकिन देखिए, अभी तक कृतिका उधर अमेरिकन नेवी गई नहीं है, अमेरिकन नेवी ने उधर अपनी कमान संभाली नहीं उधर अभी कोई हमले किया गया है अमेरिकन नेवी की तरफ से। तो अब सबको इस बात की चिंता है कि अगर अमेरिका उधर नहीं भेजता है और उधर रास्ता वैसे ही बंद रहता है तो निश्चित तौर पे ईरान की बढ़त बनी रहेगी। लेकिन ईरान से भी सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप उस रास्ते को खोलिए, उस रास्ते को खोलने से आपके पक्ष में जो है जनमत बनेगा। लेकिन देखना है, देखिए ये युद्ध है, युद्ध में हर देश जो है अपनी अपनी रणनीति के हिसाब से चलता है। कौन किसकी धमकी के सामने कितना झुकता है यह उसके आगे आने वाले दिनों के जो रणनीति होती है उस पर निर्भर करता है। तो देखना यह है कि ईरान जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है, धमकी को किस तरीके से मानता है, कितना मानता है। और कोई बीच बचाव करने वाला अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान और अमेरिका दोनों से बात करें तो क्या कोई वो कोई फॉर्मूला पेश करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी तक जो व्यवहारिक स्थिति है कि स्टेट ऑफ हार्मुज से अभी तक तेल की आवाजाही व्यवहारिक रूप से बंद है। जी
इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो इस जंग को लेकर के 11वां दिन है आज इस संघर्ष का, और ऐसे में अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जब भी ये संघर्ष खत्म होगा, ये हमले खत्म होंगे, अमेरिका की तरफ से होंगे। और वहीं ईरान भी इस तरीके की दावे करता हुआ नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो अलग अलग दावे दोनों की तरफ से लगातार जारी हैं। देखिए, युद्ध जब होता है तो युद्ध में दावे इसलिए भी किए जाते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे। मनोवैज्ञानिक दबाव जो दोनों देशों के जो संबंधित अधिकारी हैं, उनकी सेना है, उसके राजनयिक है, उनका जो लीडरशिप है, इन सारे लीडरशिप पे दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। साथ साथ उनके जो पक्षधर हैं उन पर भी दबाव बनता है। तो देखिए, जो ईरान का युद्ध है, अगर हम इराक के युद्ध से तुलना करें, इराक का युद्ध 2003 में जब हुआ था तो 21 दिन लगे थे अमेरिका को सद्दाम हुसैन को पकड़ने में। सद्दाम हुसैन को सत्ताच्युत करके उन्होंने अरेस्ट किया था। सद्दाम हुसैन ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन उस समय अमेरिका की स्थिति क्या थी कि पूरा नेटो अमेरिका के साथ था। सारे अमेरिका अकेला केवल नहीं लड़ रहा था। आज नेटो अमेरिका के साथ नहीं है उस तरीके से जिस तरह से इराक के युद्ध के समय था। आज सिर्फ इजराइल है। प्रैक्टिकली आप देखिए कि उस समय अमेरिका ने अपने सेना को भी इराक की धरती पर उतार दिया था। ईरान में अभी अमेरिका का कोई भी सैनिक उतरा नहीं है, न इजराइल का कोई सैनिक उतरा है। तो यह एक बहुत ही एक नई रणनीति है पूरे दुनिया में अमेरिका की कि अपने सैनिक मत उतारो, जो हवाई हमले करके जितना उसको सरेंडर करने के लिए मजबूर कर सकते हो उतना करो। तो यह रणनीति कितनी सफल होती है यह देखना होगा, क्योंकि ईरान भी जो है, लगता है कि ईरान सालों सालों से, दशकों से इस लड़ाई के लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपनी तैयारी कर ली थी और कई नेताओं के उन्होंने उनका जो दावा है कि उन्होंने सैक्रिफाइस भी किए। इसके अलावा लगता है कि उनका लीडरशिप का जो कई लेयर बना हुआ है पहले से ही तय है कि किसके बाद कौन सा लीडरशिप रहेगा। उनके पास हथियारों के भी काफी जखीरा है, यह भी देखने को लगता है। तो यह लगेगा कि अब किस तरीके से संतुलन बैठता है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं। दुनिया देखेगी कि किस तरीके से कैसे ये युद्ध बंद होता है। लेकिन युद्ध बंद करने की इच्छा पूरी दुनिया में सबको है कि युद्ध बंद हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में तेल की सप्लाई रोकने की कोशिश की तो अमेरिका उस पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेगा और दुश्मन के पूरी तरह खत्म होने तक ये जंग जारी रहेगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संदेश में बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई की तो उस पर मौत, आग और तबाही का कहर टूट सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ऐसे लक्ष्य को निशाना बना सकता है जिन्हें नष्ट करना आसान है और जिनसे ईरान की भविष्य में पुनर्निर्माण क्षमता जो है वो भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि वो आशा और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो। अब हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी समुद्री रास्तों में से एक है और इस रास्ते से वैश्विक तेल कारोबार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हालांकि इससे पहले फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग जल्द खत्म होने की बात कही थी, जिस कारण अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए तो वहीं एशियाई शेयर बाजार हरे निशान में खुले। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहते हैं तो वो पश्चिम एशिया से 1 लीटर भी तेल निर्यात नहीं होने देगा। साथ ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि जंग कब खत्म होगी ये फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। IRGC के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी ने ट्रंप के दावों को झूठ बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए झूठी सैन्य सफलता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग का अंत वो ही तय करेंगे। ये बयान ट्रंप के जंग जल्द खत्म करने की बात के बाद आया। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने बयान में आगे कहा कि अब इस क्षेत्र के हालात और भविष्य का फैसला ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है और अमेरिकी सेना इस जंग को खत्म नहीं करेगी। तो वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का आज 11वां दिन है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि उसने आज ईरान की ओर से दागे गए मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक लिया है, यानी उसकी वायु रक्षा प्रणालियों ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। अब इस हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे, लेकिन यूएई ने उनमें से ज्यादातर को सफलतापूर्वक टारगेट पहले से ही गिरा दिया। ये बयान उस समय आया जब कुछ घंटे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को खारिज करते हुए अमेरिका के साथ हुए अपने पुराने अनुभव का जिक्र किया।
उन्होंने कहा कि अगर जरूरत होगी तो ईरान जब तक आवश्यक हो मिसाइल हमले जारी रखने को तैयार है। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से भी बात की है। क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि पुतिन ने इस संघर्ष को जल्दी राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से खत्म करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने ये विचार खाड़ी देशों के नेताओं और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत के बाद रखे। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लूं। अरे मूर्ख ना हूं मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। CBI की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में केजरीवाल और सिसोदिया समेत 21 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को तय की है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो ट्रायल कोर्ट से कहेगी कि मौजूदा याचिका का निपटारा होने तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही को टाल दे, जिसकी जांच ED ने की है। दरअसल CBI ने ट्रायल कोर्ट के आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती दी है। हैदराबाद की एक AI स्टार्टअप कंपनी मिस्टर योदा इस बदलाव की अगुवाई कर रही है, जो AI की मदद से बीमारी रोकने और उन्नत जांच करके लोगों को बेहतर और सही स्वास्थ्य समाधान दे रही है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हैदराबाद में स्थित मिस्टर योदा एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जो सीधे ग्राहकों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा है। ये जेनेटिक टेस्ट, आधुनिक लैब तकनीक और AI की मदद से लोगों की सेहत के बारे में खास जानकारी देता है। कंपनी का मकसद है स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर पहले से और अधिक सटीक मिलने वाली जानकारी हासिल करना। जेनेटिक रिस्क जांच और AI आधारित विश्लेषण से ये समझने में मदद मिलती है कि किसी व्यक्ति के जीन उसकी बीमारी होने की संभावना और दवाइयों के असर को कैसे प्रभावित करते हैं। यह स्टार्टअप मिस्टर योदा लोगों की सेहत की जांच करने में मदद करता है, साथ ही कैंसर होने की संभावना को पहले से पहचानने वाले उन्नत टेस्ट करता है और भविष्य में बीमारी से बचाव के लिए हेल्थ प्रोफाइल तैयार करता है। इसके अपने खास AI मॉडल डॉक्टर्स को ज्यादा सही और उपयोगी रिपोर्ट देने में मदद करते हैं, जिससे बीमारी का पता अधिक सटीक तरीके से लगाया जा सके। फिलहाल कंपनी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रही है और जल्द ही देश के अन्य मेट्रो शहरों में विस्तार की योजना है। DNA डिकोडर के अंदर हमें ये समझ आता है कि आपको कौन सी मेडिसिन चलती है, आपका कोई रिस्क ऐसा तो नहीं है जिसमें आपके हार्ट पे या किडनी के अंदर कोई इफेक्ट आएगा इन द लेट्स से नेक्स्ट 2 years और 5 years। आपको क्या खाना चाहिए सो यू आर मोर फिटर एंड हेल्दियर। हाल ही में आयोजित AI इम्पैक्ट समिट में भी कंपनी की टीम ने भाग लिया। इस समिट में AI आधारित कंपनियों को नेटवर्किंग, सहयोग और निवेश के नए अवसर मिले। हेल्थ केयर सिस्टम में तो AI का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। इनिशियली रेडियोलॉजी में टेली रेडियोलॉजी बोल के
उसका प्रचार ज़्यादा हुआ है और जीनोमिक्स में और मेटाबोलोमिक्स में अभी एआई का चल रहा है पूरा इम्पोर्टेंस वगैरह। तो ये एआई का रखने से आपको एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ेगी और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह फास्ट हो जाएगा और आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा जिससे आपको नए लर्निंग की सुविधा मिलेगी। हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती पहुंच आने वाले समय में चिकित्सा की दिशा बदल सकता है। मिस्टर योद्धा जैसी कंपनियां ये संकेत दे रही हैं कि भविष्य का हेल्थ केयर ज्यादा सटीक, ज्यादा व्यक्तिगत और ज्यादा प्रिवेंटिव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज सुबह कोलकाता स्थित बेलूर मठ और दक्षिणेश्वर स्थित भवतारिणी मंदिर में दर्शन किए, लेकिन यहां भी उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए। उन्हें काले झंडे दिखाए गए। मंदिर के पास ज्ञानेश कुमार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। कहा यह जा रहा है कि ये सभी प्रदर्शन करने वाले तृणमूल के कार्यकर्ता हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त भी पूरी तरह इस स्थिति के लिए तैयार दिखे। उन्होंने कहा कि राज्य में हिंसा मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल के सभी भाई बहनों को नमस्कार। पूजनीय रामकृष्ण परमहंस देवो और स्वामी विवेकानंद जी की तपोभूमि बेलूर मठ पर आकर चुनाव आयोग एक बार फिर पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं को बताना चाहता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव वायलेंस फ्री और इंटिमिडेशन फ्री, न किसी दबाव के और न किसी हिंसा के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए चुनाव आयोग कटिबद्ध है। जय भारत, जय हिंद। और वहीं आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एसआईआर का विवाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी लगा हुआ है। दरअसल एसआईआर के दौरान लगभग 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के दावे, आपत्तियां जांच के दायरे में आ गए थे। विपक्ष और राज्य सरकार का आरोप है कि इससे बड़े पैमाने पर वोटर हटाने की आशंका है, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ और सही बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इससे पहले आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश अपनी सुनवाई के दौरान दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और संशोधन जो मतदाता सूची है वो जांच जारी रहेगी और संशोधन भी इसमें जारी रहेगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि राज्य सरकार चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे, एक साथ मिलकर काम करे, ये आदेश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और साथ ही विवाद सुलझाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की निगरानी हो, प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, जिससे कि जल्द से जल्द ये पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सके। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विरोध में पश्चिम बंगाल में कई कदम उठाए। उनका आरोप है कि इससे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। एसआईआर का विरोध ममता बनर्जी ने कई तरीकों से किया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा। इसके साथ ही ईसीआई से ये जो पूरी एसआईआर की प्रक्रिया है उसे रोकने के लिए और सुधारने की मांग की गई थी ममता बनर्जी की तरफ से। साथ ही उन्होंने जनता और अपनी पार्टी को विरोध के लिए इकट्ठा किया और इस समय भी वो धरने पर है। कोलकाता में उन्होंने रैली भी निकाली, पैदल मार्च भी किया। अब एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और पैदल मार्च करती हुई नजर आई। तो ऐसे में ये तमाम कदम उनकी तरफ से उठाए गए एसआईआर का विरोध करने के लिए। इसके साथ ही तृणमूल ने वोटर अधिकारों की रक्षा का मुद्दा साफ तौर पर बताया है। टीएमसी की तरफ से ये बात कही गई। विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर भी एसआईआर का विरोध किया गया। कई तरीके की अफवाहें फैलाई गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी रुख ममता बनर्जी करती हुई नजर आई और अभी फिलहाल कोलकाता में धरने पर भी ममता बनर्जी बैठी हुई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता फिरहाद हकीम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।
सिलीगुड़ी में उन्होंने कहा कि हकीम के आरोप सरासर झूठ हैं और आयोग को इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करनी चाहिए। सब झूठा बात बोलता है। वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिनका नाम आपका सब जुडिस हो गया, एडजुडिकेट हो गया, उनको पक्ष में बोलने के लिए तो कुछ है, अंदर में जाकर क्या किया और बाहर में तो हल्ला बोल करना चाहिए। जिन्होंने राष्ट्रपति महोदय का साथ जो किया, उन्होंने मर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया, यहाँ किया। तुरंत नंदिनी चक्रवर्ती डीजीपी, सीपी सिलीगुड़ी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग को सस्पेंड करना चाहिए। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें CISF के जवानों को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। अपने पक्के इरादे, अनुशासन और लगन के लिए जाने जाने वाला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पूरे देश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। अपने काम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता भारत की सुरक्षा और तरक्की में बहुत बड़ा योगदान है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने आज पश्चिम एशिया के लिए अपनी विमान सेवाओं को और अधिक रफ्तार दे दी है। आज दोनों एयरलाइंस मिलकर पश्चिम एशिया के विभिन्न शहरों के लिए कुल 60 उड़ानें संचालित कर रही हैं। इन 60 उड़ानों में से 32 उड़ानें विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात के लिए तय की गई हैं। इसके अलावा जेद्दा और मस्कट से आने जाने के लिए भी 14 उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ये सभी उड़ानें भारत के अलग अलग शहरों से दुबई, अबू धाबी, शारजाह और रास अल खेमा के लिए सुचारू रूप से उड़ान भरेंगी। कुवैत में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारतीय राजदूत परमिता त्रिपाठी ने भारतीय समुदाय के साथ एक अहम वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। मौजूदा तनावपूर्ण हालात और उससे उपजी चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समुदाय के सदस्यों ने अपनी परेशानियों और सवाल सीधे राजदूत के सामने रखे। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि दूतावास हर परिस्थिति में भारतीय नागरिकों के साथ खड़ा है। दूतावास ने यह भी स्पष्ट किया कि समुदाय को हर संभव सहायता देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी रहेगी। ताजा हालात में भारत की सरकार ने तेल रिफाइनरियों को LPG उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक व्यवधानों और LPG आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। सरकार के मुताबिक देश के भीतर भी तेल और गैस की खोज लगातार जारी है। 1 अप्रैल 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास अपनी जमीन और समुद्र के भीतर काफी भंडार मौजूद है। कच्चा तेल अगर हम देखें तो भारत का जो प्रमाणित भंडार है वो 423.1 मिलियन मीट्रिक टन है। प्राकृतिक गैस का प्रमाणित भंडार 595.4 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया। ऊर्जा सुरक्षा में सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। और वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीमा पार आतंकवाद पर गहरी चिंता जाहिर की है। UN में
भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है और इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा। Terrorism remains a global scourge afflicting humanity, and only coordinated efforts of the international community would ensure that ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including the Lashkar-e-Taiba and the Jaish-e-Mohammed and the proxies of LET such as the Resistance Front, along with those who facilitate their operations, no longer indulge in cross-border terrorism. भारत ने अफगान इलाके पर एयर स्ट्राइक की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून और इस्लामी एकता के ऊंचे सिद्धांतों की बात करना और दूसरी तरफ रमजान के पवित्र महीने में बेरहमी से एयर स्ट्राइक करना, जिसमें बेगुनाह आम लोग मारे गए हैं, एक दिखावा है। The Secretary General's report also expresses deep concern at civilian casualties caused by cross-border armed violence. We reiterate and support the Secretary General's call urging compliance with obligations under international law, including international humanitarian law, and ensuring protection of civilians. India strongly condemns the airstrikes on Afghan territory, which are flagrant violations of international law and the UN Charter and the principle of state sovereignty. It's hypocritical to espouse high principles of international law and Islamic solidarity on the one hand, while mercilessly carrying out airstrikes during the holy month of Ramadan that have killed 185 innocent civilians as of 6th March, around 55% of whom are women and children, and displaced over 100,000 according to the UNAMA on the other. वहीं पिछले कुछ सालों में भारत जहां तेजी से एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र के रूप में उभरा है, तो वहीं इसका एक प्रमुख निर्यातक भी बन गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत का निर्यात साल दर साल काफी तेजी से बढ़ रहा है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन और स्थानीय विनिर्माण के दम पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं। संरचनात्मक लागत संबंधी चुनौतियों का समाधान करना, मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर ढंग से फायदा उठाना और रणनीतिक कलपुर्जों के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से भारत न सिर्फ एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण का केंद्र बनकर उभरा है, बल्कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यातक भी बन गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत 2021-22 में जहां 7वें स्थान पर था, वहीं 2024-25 में ये तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से निर्यात करने वाला देश बन गया। वित्त वर्ष 2025-26 के पहली छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 22.2 अरब डॉलर का रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली में किया। निर्यात में इस लगातार तेजी के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातित वस्तु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की बात करें तो 2014-15 में ये करीब 1,90,000 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 2024-25 में करीब 11,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस दौरान उत्पादन में लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई। इस अवधि में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी तेजी से बढ़ा है। 2014-15 में जो निर्यात करीब 38,000 करोड़ रुपए था, वह बढ़कर करीब 3,27,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी निर्यात में लगभग 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यही नहीं, पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ने देश भर में करीब 25 लाख नौकरियों का सृजन भी किया है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में मोबाइल फोन निर्माण की बड़ी भूमिका रही है। मोबाइल उत्पाद 2014-15 के 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 5,45,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस दौरान मोबाइल उत्पादन में करीब 28 गुना बढ़ोतरी हुई। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन चुका है। 2014 में देश में जहां सिर्फ 2 मोबाइल निर्माण इकाइयां थी, वहीं अब 300 से ज्यादा इकाइयां परिचालन में हैं। मोबाइल फोन के उत्पादन में ही रिकॉर्ड बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि इसके निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2014-15 में 1,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2025-26 के पहले 5 महीनों में स्मार्टफोन का निर्यात 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 55% अधिक है। तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत ने न सिर्फ अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में एक बड़ा भागीदार भी बना है
और इसे मजबूत किया है सरकार की रणनीतिक पहल, विदेशी मुद्रा में वृद्धि और डिजिटल अर्थव्यवस्था की मजबूती ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन और निर्यात के लिए एक विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी बीच न्यूज बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। UPI कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब स्वास्थ्य जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की, जहां एम्स नई दिल्ली ने AI पर आधारित एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो आंखों की फोटो खींचकर ही बता देता है कि आपको ग्लूकोमा है या नहीं। अब ये कैसे काम करेगा और इस पर एम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तनुज दादा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, काला मोतिया एक बहुत गंभीर बीमारी है जिससे कि आँख की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और इस बीमारी को हम आँखों का चोर कहते हैं क्योंकि आँखों की दृष्टि को हर लेता है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि इसका कोई लक्षण नहीं होता इस बीमारी का। तो इस बीमारी से बचने के लिए एक ही उपाय है कि यदि आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो 2 साल में एक बार, और अगर 60 साल से ऊपर है तो साल में एक बार आप अपनी आंखों का चेकअप कराइए। AI का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खासतौर पे आप कम्युनिटी के अंदर, खासतौर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसका विस्तार करने जा रहे हैं भारत सरकार के साथ मिलकर, तो वो AI कैसे काम करेगा इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, RP सेंटर ने मिलके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डेवलप करा है। तो वो किसी भी कैमरा में आप जब आँख का फ़ोटो लेते हैं, वो फ़ोटो लेके वो सॉफ्टवेयर में अपलोड होता है। तो वो सॉफ्टवेयर बता सकता है कि आपके आँख में जो ऑप्टिक नर्व है उसमें काला मोतिया पनप रहा है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो आँखों का पिक्चर लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पता चल सकता है काला मोतिया है तो आपको अस्पताल में रेफ़र करेंगे, काला मोतिया नहीं है तो साल 2 साल में आपको दोबारा चेकअप के लिए बुलाएंगे। तो इससे पूरी पॉपुलेशन को, चाहे गांव में हो चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ये विकसित होएगी तो कहीं पे भी बस आँख का फ़ोटो लेना है और उससे पता चल सकता है काला मोतिया है कि नहीं है। अच्छा, ये आपने कहा था कि योग प्राणायाम से भी इस पर असर पड़ता है, तो कैसे योग फ़ायदा करता है? तो जो काला मोतिया होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्ट्रेस। जैसे आपको तकनीकी मानसिक कोई दबाव है तो स्ट्रेस से जो शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन के बढ़ने से आँख का प्रेशर बढ़ जाता है जो कि काला मोतिया का कारण होता है। तो प्राणायाम से और ध्यान से, मेडिटेशन से बॉडी में एक तो स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाता है, दूसरा है जो नर्वस सिस्टम होता है वो रिलैक्स कर जाता है जिससे कि आँख का प्रेशर कम हो जाता है। तो काला मोतिया के जो मरीज़ हैं अगर वो नियमित रूप से ध्यान लगाते हैं और प्राणायाम करते हैं तो उससे आँख का दबाव कम हो जाता है जो कि इस बीमारी में बहुत फ़ायदा करता है। 40 साल से अधिक उम्र के लोग हैं वो साल में कम से कम एक बार अपनी आँखों की जांच जरूर कराएं। कैमरामैन उत्तम के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़ दिल्ली।
और वहीं श्रीनगर में कृषि विभाग ने सब्जियों के पौधों की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोकोपीट यानी नारियल के बुरादे के उपयोग के साथ आधुनिक जैविक तकनीक की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र भर के किसानों और किचन गार्डन के शौकीनों के बीच वैज्ञानिक और टिकाऊ खेती के तरीकों को बढ़ावा देना है। कश्मीर केवल अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि खेती में आधुनिक तकनीकों और नए प्रयोगों को अपनाने के लिए भी पहचाना जाता है। पारंपरिक खेती के साथ साथ कश्मीर में नई कृषि तकनीक, उन्नत बीज और वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे खेती अधिक उत्पादक और लाभदायक बन रही है। इन्हीं नई तकनीकों में जुड़ गई है कोकोपीट के उपयोग के साथ रोपाई की आधुनिक जैविक तकनीक। श्रीनगर में कृषि विभाग ने सब्जियों की पौध की वृद्धि और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोकोपीट के उपयोग के साथ आधुनिक जैविक तकनीक की शुरुआत की है। अधिकारियों के अनुसार नारियल के छिलके से बना प्राकृतिक माध्यम कोकोपीट नमी को बनाए रखता है और हवा के बेहतर प्रवाह में और बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। इस विधि से खेतों में रोपाई से पहले स्वस्थ और मजबूत पौध तैयार होती है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि कोकोपीट के उपयोग से पारंपरिक मिट्टी आधारित नर्सरी पर निर्भरता काफी कम हो सकती है और पौधों की बेहतर वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। आज एक नया तकनीक की है और इससे ये फायदा होता है कि हम किसी भी मौसम में इसको लगा सकते हैं और इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जब हम इसको ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये इजी होता है कि हम बाहर भी सीड लगाते हैं, हाईटेक में भी, पॉली हाउस में भी, लेकिन जो ये एक नया तजुर्बा है फार्मरों के फायदे के लिए। ये कम टाइम लगता है, जल्दी खड़ा होता है। अधिकारियों ने कोकोपीट के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। ये बेसिकली कोकोपीट आता है बाहर से ही बना हुआ, ये नारियल का बुरादा होता है। इसको हम ये सेल्स ब्रिक्स की शक्ल में आता है, 4 किलो 5 किलो की ब्रिक आती है। इसको हम पानी में पहले डालते हैं, इसका डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट करने के बाद इससे जो एक्स्ट्रा पानी इसका होता है वो निकाल के इसको थोड़ा हम सुखाते हैं, उतना भी सुखाते नहीं है, मॉइस्ट रखते हैं, जिसमें हम 2-4 चीज़ें ऐड करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, वर्मिकुलाइट डालते हैं, इसमें हम कंपोस्ट डालते हैं, डिकम्पोज्ड या वर्मी कंपोस्ट और फंजीसाइड थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स करके फिर हम इन ट्रेज में भर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें सीड प्लेस करते हैं। कृषि विभाग की ये पहल न केवल किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक खेती के तरीकों से जोड़ रही है, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि को भी बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोकोपीट जैसी तकनीकों के इस्तेमाल से बेहतर गुणवत्ता की पौध तैयार होगी और सब्जियों की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अधिक से अधिक किसान इस आधुनिक जैविक विधि को अपनाकर अपनी खेती को और अधिक लाभदायक बना सकेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब खेल से जुड़ी खबरों की, जहां स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज स्विट्जरलैंड के वेसल शहर में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में भारत की ओर से एच.एस. प्रणय और किदाम्बी श्रीकांत चुनौती पेश करेंगे। सात्विक साईराज, रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स में भारत का नेतृत्व करेंगे। मिक्स्ड डबल्स में एम.आर. अर्जुन और ध्रुव कपिला भी सात्विक चिराग के साथ खेलेंगे और इसके अलावा पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से किदाम्बी श्रीकांत, एच.एस. प्रणय, आयुष शेट्टी और किरण जॉर्ज से अच्छे प्रदर्शन की भी उम्मीद है। महिला सिंगल्स की बात करें तो भारत की उम्मीदें मालविका बसोड़ और उन्नति हुड्डा पर रहेंगी, तो वहीं क्वालिफायर से खेलने वाली तन्वी शर्मा और अनमोल खर्ब भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। जबकि मिक्स्ड डबल्स में भारत की ओर से ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी की जोड़ियां हिस्सा लेंगी। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद भारत की इकलौती जोड़ी होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान की महिला फुटबॉल टीम की 5 खिलाड़ियों को मानवीय आधार पर शरण दी है। ये फैसला उन खिलाड़ियों द्वारा अपने देश में उत्पीड़न की आशंका के चलते शरण मांगने के बाद लिया गया। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया के गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने दी। मंत्री के अनुसार खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्थित उनके होटल में आज तड़के ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस की सुरक्षा में एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। वहां उनसे मुलाकात के बाद उनके मानवीय वीजा की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। बर्क ने कहा
कि ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम का खुले दिल से स्वागत किया है। ईरानी महिला फुटबॉल टीम पिछले महीने AFC महिला एशिया कप में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी और इसी दौरान ईरान में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई और टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिसके बाद खिलाड़ियों के सामने संघर्षग्रस्त अपने देश ईरान लौटने की बड़ी चुनौती थी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।